कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। आ जाओ, तुम्हारे पास कॉलेज है तो मेरे पास नॉलेज है। तुम जैसे पढ़े हुए स्टूडेंट को पढ़ा लिखा बनाने का जरिया हूं मैं। तो ये लो, इसको रट डाला तो लाइव झिंगा लाला। और नेशनलिज्म के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। नेशन स्टेट्स के बारे में कि आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स, कॉमन आइडेंटिटी, सिंबल्स, आइकन्स, सॉन्ग्स टू रिप्रेजेंट अ नेशन, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन ये सब चल रहा था यूरोप के अंदर। जरा सोचो। अब मुद्दा ये है कि आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया के अंदर कैसे इमर्ज हुई, कि कैसे इंडिया के लोगों में इतनी कॉन्शियसनेस आई कि वो नेशनलिज्म या नेशन स्टेट्स के बारे में बात करने लगे। वो कैसे बे? तो इसकी शुरुआत हुई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है? तो आपको याद होगा कि जहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म किया था, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया था। तो वैसी ही एक कॉलोनी थी इंडिया। कॉलोनी मतलब कि हमारे ऊपर इंग्लैंड का रूल चलता था। तो यहाँ के जो लोग थे वो अप्रेस्ड फील करने लगे कॉलोनाइजेशन के अंडर। तो सब लोग अलग अलग रीजन से परेशान थे। पीजेंट्स या किसान इसलिए परेशान थे कि उनसे बॉन्डेड लेबर कराई जाती थी, बहुत कम उनको पैसा मिलता था। जमींदार जो लोग थे वो इसलिए परेशान थे कि उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। लगान मूवी आपने देखी होगी। और बिजनेसमैन इसलिए परेशान थे कि उनको कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी। तो भले ही सभी लोग अलग अलग वजह से परेशान थे, लेकिन सबका परेशानी का कारण एक ही था, कॉलोनाइजेशन या इंग्लैंड। इस वजह से सभी लोगों के बीच में एक शेयर बॉन्ड बना, एक यूनिटी आई। अलग अलग नोटेशन होने के बाद में भी यूनिटी आई और मिल करके वो लोग स्ट्रगल करने लगे। तो आपके नोटेशन अलग अलग हैं, पर आपका गोल एक ही था कि कैसे भी इंग्लैंड से आजादी मिले। फिर एक बहुत बड़े लीडर का आना हुआ। कौन हो तुम? मोहनदास करमचंद गांधी। तुम चाहो तो मुझे प्यार से बापू बुला सकते हो। इन्होंने अपनी मैजिकल थॉट से इस स्ट्रगल की डायरेक्शन ही चेंज कर दी और इसे एक सही तरीके से आगे बढ़ाया। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे। अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, इंडिया का कोई डायरेक्ट लेना देना ही नहीं है उससे, तो क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी आता है। इस बारे में अब बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, क्यों आया और उसकी वजह से क्या क्या रिजल्ट आए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो अब देखिए, वर्ल्ड वॉर भले ही यूरोपियन पावर्स के बीच में चल रहा था, लेकिन इंडिया भी एक यूरोपियन पावर की कॉलोनी था। और जब वॉर होता है तो बहुत सारा खर्चा बढ़ता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंग्लैंड के डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गए। तो अब खर्चा बढ़ गया तो पैसा तो कहीं ना कहीं से चाहिए। आपको आर्मी बढ़ानी है, आपको आर्म्स खरीदने हैं, तो उन सब के लिए पैसा तो आपको चाहिए। तो पैसे के लिए उन्होंने अपनी कॉलोनीज को यूज करना शुरू किया, जैसे कि इंडिया। आपको याद है कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय। तो उनको लगा यहाँ पे बहुत पैसा है, यहाँ से पैसा ले लेंगे और यूज करेंगे। तो वो लोग इंडिया आए और यहाँ आकर के कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए। इस साल जितना गेहूं बाजरा चावल लगान पड़ता है उसका 2 गुना लगान वसूला जाएगा। तो अब कस्टम ड्यूटीज बढ़ा देने से या टैक्स बढ़ा देने से क्या हुआ कि सामान की प्राइस बढ़ गई, कि चीजों की प्राइस बढ़ गई। तो ऐसे समझ लीजिए कि खाने की ब्रेड मिलती है 15 रुपीज की, लेकिन अगर उस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो उसी ब्रेड की प्राइस हो जाएगी 40 टू 50 रुपीज, ऑलमोस्ट डबल। और जब इतनी प्राइस हो जाएगी तो कॉमन आदमी, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, वो इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ऐसी तरह से डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें काम आती हैं
बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, उन सब की प्राइस अगर डबल हो जाएगी तो कॉमन आदमी तो परेशान हो जाएगा, उसके तो सर्वाइवल पे बात आ जाएगी। तो 1913 से 1918 के बीच में बहुत सारी चीजों की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो जो प्राइस राइज था उसने लीड किया एक्सट्रीम हार्डशिप को। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। तो अब टैक्स बढ़ा करके उन्होंने पैसा तो ले लिया, फिर लड़ने के लिए मैन पावर चाहिए, तो उन्होंने फोर्सफुली जो विलेजर्स थे उनको आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया। और इस वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा फैल गया, क्योंकि एक तो टैक्सेस बढ़ा रखे हैं, ऊपर से जबरदस्ती आप आर्मी में लोगों को ले जा रहे हो, और वो भी उस लड़ाई के लिए जिससे इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अपने देश के लिए लड़ना हो तो एक बॉन्डिंग होती है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है कि चलो मेरे देश के लिए लड़ाई है, मुझे लड़ना चाहिए। अब आपको रिक्रूट किया जा रहा है ऐसी लड़ाई के लिए जिसमें आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आपका कोई रोल ही नहीं है। तो लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। फिर तो अब जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है। तो इसी ड्यूरेशन के अंदर क्रॉप फेल हो गया, फसल खराब हो गई। फसल खराब हो गई तो फूड शॉर्टेज होने लगी। अब बहुत सारा फूड तो पहले ही यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा था, वॉर के अंदर जा रहा था, फूड और कम हो गया फसल खराब होने की वजह से। तो लोगों को खाना नहीं मिलने लगा, हंगरशिप जनरेट होने लगी। तो इसी समय पर स्पेनिश फ्लू फैलने लगा। जैसे आज के समय पे कोरोना बहुत सारी कंट्रीज में फैल रहा है, महामारी फैल रही है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आप समझ रहे हैं कितनी टफ सिचुएशन उस समय थी कि टैक्सेस बढ़ा दिए, प्राइस हाइक हो गया, आपके पास खाने के लिए फूड नहीं है, क्रॉप फेल हो गई, आपको जबरदस्ती फोर्स में ले जाया जा रहा है, फिर बीमारी फैल रही है। तो इन सारी सिचुएशंस की वजह से लोगों के अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड जनरेट होने लगा टुवर्ड्स इंग्लैंड। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर भूखे पेट कब तक उनकी मलारे गावे, उनकी गोदामें भरे। तो यहाँ से इंडिया के लोगों के मन में नेशनलिज्म या नेशन स्टेट की फीलिंग जनरेट हुई। अलग अलग नोटेशंस, अलग अलग परेशानी होने के बाद भी उन लोगों ने मिलकर के अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन स्ट्रगल करना शुरू किया, आजादी के लिए लड़ना शुरू किया। इसी समय पर महात्मा गांधी ने आकर के इस मूवमेंट को लीड किया और एक नई मैजिकल थॉट लेकर के आए जिसे सत्याग्रह बोला गया। सत्याग्रह बोले तो गांधीगिरी, बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। तो अब देखते हैं कि क्या थी ये गांधीगिरी, क्या था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह जो पहली बार इंप्लीमेंट किया गया वो किया गया साउथ अफ्रीका के अंदर। आपने पढ़ा है कि गांधी जी वहां गए थे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट में आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, जिसे नस्ल भेद कहा जाता है। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उनके दोस्त किस नाम से बुलाते थे? सर भाई। हाँ बोल। भाई भाई। अरे बोलना। भाई भाई। अभी तेरी तो दूर के रख। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उनके दोस्त भाई कहकर संबोधित करते थे। और प्रोटेस्ट उन्होंने ऐसे ही नहीं किया, एक यूनिक थॉट के साथ, एक यूनिक आइडिया के साथ, एक यूनिक मेथड के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसे कहा गया सत्याग्रह। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। क्या? डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी भी दिलाई। हाँ? आर्मी में था क्या? भाई यूनिफॉर्म में कभी फोटो देखा नहीं, और नोट के ऊपर खाली क्लोजअप है ना। देख, तो सत्याग्रह बेसिकली आप देखें तो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, सत्य और आग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह मतलब कि पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। आप इसकी फिलॉसफी ऐसे समझें कि गांधी जी मानते थे कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो आपको किसी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऑपरेसर को या जिसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ ये रियलाइज कराना है कि वो गलत कर रहे हैं। और अगर आप ये कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी बिना किसी वायलेंस के। हम आपसे लड़ेंगे नहीं, सिर्फ आपके घर के सामने खड़े रहेंगे तब तक जब तक आपको ये एहसास नहीं हो जाता कि आप गलत कर रहे हैं। तो
गांधी जी अहिंसा धर्म में विश्वास करते थे। तो उनका मानना था कि नॉन वायलेंस के थ्रू या अहिंसा के थ्रू पूरी इंडियंस को यूनाइटेड किया जा सकता है। तो जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए और एक नए हथियार के साथ वापस आए। अरे सत्याग्रह बोलते इसको। तो 1915 में गांधी जी वापस आए। गांधी जी ने इंडिया के अंदर कई अलग अलग जगहों का टूर किया और सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट किया। तो 3 फेमस केसेस हैं सत्याग्रह के। पहला चंपारण के अंदर, फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर और अहमदाबाद के अंदर। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि गांधी जी इंडिया आए और उन्होंने केक बनाया। C4 चंपारण, A4 अहमदाबाद और K4 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले गांधी जी पहुंचे चंपारण के अंदर 1917 में। उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट क्यों किया, एक छोटी सी स्टोरी है चंपारण की, आपकी बुक में नहीं है लेकिन समझने के लिए आप देखें एक बार कि चंपारण में क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वहां के किसानों को इंडिको कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करती थी। इंडिको मतलब नील होता है जिसके थ्रू कपड़े आपके कलर किए जाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां के किसानों से इंडिको लेकर के यूरोप सप्लाई करती थी, चाइना सप्लाई करती थी और अच्छे पैसों में बेचती थी। बाय द टाइम कुछ साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक इंडिको बना ली, सिंथेटिक नील बना ली। तो अब उन्हें कल्टीवेटेड इंडिको की जरूरत नहीं थी। और इंडिको के साथ प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप जिस जमीन पे आप इंडिको उगा रहे हैं, थोड़े टाइम बाद वो जमीन बंजर हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। तो वहां पर फिर आप कुछ और भी नहीं उगा सकते। तो जैसे ही सिंथेटिक नील मार्केट में आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों से कल्टीवेटेड इंडिको लेने से मना कर दिया या उनको बहुत कम पैसा देना शुरू कर दिया। तो इस वजह से वहाँ के जो किसान थे वो परेशान थे। वो लोग गए गांधी जी के पास में। तो गांधी जी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, उन सबके साथ मिलकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह आंदोलन किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनाया कि वो किसानों को ज्यादा कंपनसेशन दे। विनम्र के साथ काम होता मेरे को मालूम है। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। चल आगे बोल। अच्छा, फिर वहां से चल करके गांधी जी पहुंचे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में और वहां पर भी उन्होंने किसानों के सपोर्ट में दूसरा सत्याग्रह आंदोलन किया और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। जैसा कि आपको पता है कि क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग फैल रहा था, तो परिस्थितियां बहुत खराब थी। और उस स्थिति में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो किसानों से टैक्स ले रही थी और किसान जो थे, पीजेंट्स जो थे, वो इस स्थिति में नहीं थे कि टैक्स दे पाए इन परेशानियों की वजह से। महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, आज तक भी बरखा नहीं हुई है और हमारे पास जो कुछ है उसमें ई साल गुजर बसर हुई जाए वही बहुत है महाराज। सो अन्नदाता, हम आपके पास पहले ही करने आए हैं कि आप इस साल का पूरा लगान माफ कर दें माई बाप। गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। तो गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह आंदोलन किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाया कि पीजेंट्स जो हैं वो टैक्स देने की पोजीशन में नहीं है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आप देखो, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी अग्रेसिव टेक्निक के, बिना किसी वायलेंस के ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने झुकाया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी गांधी जी से बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि उनकी लीडरशिप के अंदर कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ये सर्किट बापू को घर जुड़ गया। अरे बाबू, क्या इधर उधर घूमते रहते हो? लास्ट लोकल ट्रेन निकल गया, हमारे टैक्सी में जाना पड़ेगा। बापू का हाथ पकड़ और लेके जा। आदमी ने दिख रहा, हाथ कैसे दिखेगा? फिर 1918 के अंदर गांधी जी ने एक और सत्याग्रह आंदोलन किया, वो किया अहमदाबाद के अंदर। और ये सत्याग्रह आंदोलन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं था। ये आंदोलन था जो भी कॉटन फैक्ट्री के मालिक थे
उनके अगेंस्ट में, इंडियंस के अगेंस्ट में ही था। तो यहाँ से एक आइडियोलॉजी समझ में आती है कि गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं, वो इनजस्टिस के अगेंस्ट में थे। अब वो इनजस्टिस कोई भी करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट करे या इंडियंस करें या कोई दूसरे लोग करें, लेकिन वो इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होना चाहते थे। तो अहमदाबाद में क्या हुआ, प्लेग के चलते जो फैक्ट्रियां थी वो बंद होने लगी। जैसे आज के सिनेरियो में हम बात करें तो कोरोना की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारे मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। तो ऐसा ही तब हुआ, प्लेग की वजह से अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स थी, वहां पे काम बंद हो गया और उन लोगों ने जो मजदूर थे उनको कंपनसेशन देने से मना कर दिया। तो गांधी जी वहां पहुंचे और जो मजदूर थे उनको कंपनसेशन दिलवाया सत्याग्रह के थ्रू। तो आप देख सकते हैं सत्याग्रह कितना मजबूत टूल रहा। गांधी जी के पास ऐसे कौन से हथियार थे जो हिटलर के पास नहीं थे? स्त्री श्योर? अरे सत्य और अहिंसा, स्त्री देना। सत्य और अहिंसा। तो अब एक के बाद एक बहुत सारे मूवमेंट सक्सेसफुल होने लगे। चंपारण का मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, अहमदाबाद का मूवमेंट भी सक्सेसफुल हुआ। तो अब गांधी जी फेमस हो गए, लोग उनकी बातें सुनने लगे, उनको सपोर्ट करने लगे। तेरे को मालूम है, बापू ने सिर्फ नमक बनाया और उसको डायरेक्ट अंदर कर दिया। जितना टाइम बापू अंदर रहा ना, उतना ही उनका इज्जत बढ़ा, क्योंकि वो राइट था। बोले तो बैंक हॉलिडे, अक्खा कंट्री में ड्राई डे। नहीं ड्राई डे नहीं। और जब बहुत सारे लोगों का सपोर्ट गांधी जी को मिलने लगा, उनके मूवमेंट्स को मिलने लगा, तो 1919 के अंदर गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह करने के बारे में सोचा। और ये सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। तो क्या था रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकते हैं और उसे 2 साल तक जेल में रख सकते हैं बिना ट्रायल के। मतलब कि अगर उन्होंने किसी को अरेस्ट कर लिया तो वो गिल्टी हो या नॉन गिल्टी हो, 2 ईयर्स से पहले उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने लेके ही नहीं जाया जाएगा। तो जब तक आप मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जाएंगे तब तक आप गिल्टी हैं या नॉन गिल्टी हैं ये प्रूफ ही नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने इसका अपोज किया, इसके अगेंस्ट में उन्होंने एक बड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया 1919 में। तो बहुत सारे लोग इस हड़ताल में जुड़े, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इस हड़ताल में पार्टिसिपेट लिया। उन्होंने रेलवे वर्कशॉप में स्ट्राइक्स कर दी, शॉप्स क्लोज कर दी। तो इस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ा। अब जब इतने सारे लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिंता होने लगी। चिंता चिंता क्या है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिंता होने लगी कि कहीं उनका कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आ जाए। कम्युनिकेशन मतलब रेलवेज में कोई दिक्कत नहीं हो जाए या टेलीग्राफ में कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो उनको बहुत बड़ा लॉस दिखने लगा। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हायर अथॉरिटीज थे उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी तरह से इस मूवमेंट को खत्म करना है, स्मैश डाउन करना है। तो उन्होंने क्या किया, अमृतसर से कुछ लोकल लीडर्स को जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर होने से ही मना कर दिया कि महात्मा गांधी अब दिल्ली में एंटर नहीं हो सकते थे। और उन्होंने क्या किया कि 10 अप्रैल को पुलिस ने ओपन फायर कर दिया कुछ लोगों के ऊपर जो कि पीसफुल धरना दे रहे थे या पीसफुल हड़ताल कर रहे थे। वैसे भी गांधी जी का नेतृत्व था तो वायलेंस तो होना नहीं था, ये जलियांवाला कांड नहीं था, जलियांवाला कांड अभी होना बाकी है। तो इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फायर ओपन किया था उसने लोगों को प्रोवोक किया कि वो भी वायलेंस करें। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। तेरी तो इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। और लोगों ने वायलेंस करना शुरू कर दिया। बैंक्स पे अटैक हुआ, पुलिस स्टेशन पे, पोस्ट ऑफिसेस पे, रेलवे स्टेशंस पे लोगों ने वायलेंस करना शुरू कर दिया। ये हुई ना बात। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती भी थी कि किसी भी तरह से वो लोगों को प्रोवोक करे, लोग वायलेंस करें और वो इस पूरे सत्याग्रह को, इस पूरे आंदोलन को स्मैश कर सकें। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़ें। अदरवाइज तो अगर शांतिपूर्ण सब कुछ चलता रहेगा
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी स्मैश नहीं कर सकती है, किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं कर सकती है। तो अब इतने सारे वायलेंस होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब कि लोग एक जगह पर खड़े नहीं हो सकेंगे, बहुत सारे लोग ग्रुप बना के खड़े नहीं हो सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे। और मार्शल लॉ को इम्पोज करने का जिम्मा सौंपा गया जनरल डायर को। हाँ, वही जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला कांड किया था। इसकी मौत सोचनी पड़ेगी। जलियांवाला कांड क्या था कि 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग के अंदर। जलियांवाला बाग एक तरह से पार्क था और वहां पे बैसाखी का मेला चल रहा था। तो अब जो लोग सिटी में थे उनको तो पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, बाहर नहीं निकलना है, लेकिन आसपास के गांव से जो लोग थे या आसपास की सिटीज के जो लोग थे उनको नहीं पता था, और वो लोग इन्वॉल्व भी नहीं थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्या मार्शल लॉ है, क्यों बाहर नहीं निकलना है, भीड़ में नहीं जाना है, इस तरह से। तो बहुत सारे लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें, ये सब बैसाखी का फेयर देखने जलियांवाला बाग पहुंचे, और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने भी पहुंचे। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग मेला देखने पहुंचे थे और बहुत कम लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत सारी भीड़ आएगी तो लोगों को उसके बारे में बताया जा सकता है। तो इस चीज से नाराज होकर के कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए, इस चीज से नाराज होकर के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उस पार्क का एग्जिट बंद कर दिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी लोग थे उस पार्क के अंदर सब पे फायर ओपन कर दिया। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहां पे मारे गए। बूढ़े, बच्चे, सभी लोगों पे ओपन फायर किया, इर्रेस्पेक्टिव कि वो प्रोटेस्टर्स थे भी या नहीं थे। आपने बहुत पैथेटिक स्टोरी है जलियांवाला कांड की, आपने सुनी होगी कि बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए थे ताकि वो जान बचा सकें, और उस कुएं में इतने लोग कूद गए थे कि सबसे नीचे वाले लोग तो दब के ही मर गए। तो इस तरह से बहुत पैथेटिक सिनेरियो था। बहुत इनफेमस इंसिडेंट जलियांवाला बाग को कहा जाता है। इनफेमस इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं थी, बहुत खराब इंसिडेंट था भारत के लिए। ये आदमी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये आदमी नहीं चाहिए मुझे, बहुत गंदे गले में साथ के। तो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए, तो लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। लोग बिल्कुल मतलब उन्होंने वायलेंस को ही हथियार बना लिया, गांधी जी की सारी बातों को वो भूल गए, और जगह जगह पर उन्होंने स्ट्राइक करना, क्लैश करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ाई करना शुरू कर दिया। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा अपन को। तो जब इंडिया के लोगों ने वायलेंस करना शुरू किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक ब्रूटल रिप्रेशन लिया, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया। उनको पकड़ के उनकी नोज को ग्राउंड पे रब करवाना शुरू किया, उन पे फॉग किया गया, विलेजर्स पे बॉम्ब फेंके गए। इस तरह से पूरे देश के अंदर बहुत सारा वायलेंस हो गया। जैसा आप मूवीज में देखते हैं कि जगह जगह पे आग लग रही है, डेड बॉडीज रास्ते में पड़ी हुई हैं, कुछ वैसा ही सिनेरियोस था। तो इतना सारा वायलेंस देख करके महात्मा गांधी को बहुत धक्का लगा, क्योंकि वो वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, और गांधी जी को रियलाइज हुआ कि लोग अभी तैयार नहीं हैं सत्याग्रह करने के लिए, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रोवोक करने पर वो लोग भड़क जाते हैं और वापस वायलेंस की तरफ आ जाते हैं। रुक, थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट, ये सब। और इससे आहत होकर के, इससे परेशान होकर के उन्होंने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। 2 घंटे लगा दिए ये बात बताने को। और इसमें नई बात क्या है, ये तो घर घर की कहानी है लाले। रोता कैसा है, छोकरी के जैसा। सब ऐसे आंसू बहाने लगे ना तो देश की पानी की समस्या हल हो जाएगी। ये बहुत खिटखिट करेगा, इसको कोने वाला कमरा दे दो यार। अरे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, अब तुम लोगों को मजाक हो। तो अब गांधी जी को रियलाइज हुआ कि एक बड़ा ऑर्गेनाइज मूवमेंट शुरू करना चाहिए, लेकिन उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में रखना चाहिए, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी इंडिया की, ताकि बहुत ज्यादा लोग आए
तो उन्हें लगा कि अगर हिंदू और मुस्लिम सब साथ में आ जाएंगे तो मूवमेंट को बड़ा बनाया जा सकता है और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने खिलाफत इशू को सपोर्ट करना शुरू किया। खिलाफत इशू क्या था, इसे समझें कि आपको पता है कि पहले ऑटोमन एम्पायर का रूल चलता था। तो और ऑटोमन एम्पायर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार गया। तो ऑटोमन एम्पायर का जो रूलर था वो थे खलीफा, और वो सिर्फ रूलर नहीं थे, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के स्पिरिचुअल हेड भी थे। जो भी मोमडन्स थे, उन जो भी मुस्लिम लोग थे, उनके स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे खलीफा के साथ में। जब ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुआ तो एक र्यूमर फैलने लगी कि जो भी खलीफा हैं, इनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी। तुम साइन करोगे या नहीं? इनकी पावर्स से छेड़छाड़ की जाएगी, इन्हें डिसरेस्पेक्ट किया जाएगा। भाई तुम साइन करोगे या नहीं? तो इसका अपोज करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में, और इसमें कुछ यंग जनरेशन के लीडर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों भाई थे। तो इस मूवमेंट को, इस कमेटी को महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आगे दिख रही थी हिंदू मुस्लिम एकता की। अब मोमडन्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे, हिंदू तो पहले से ही अगेंस्ट में थे, तो उन्हें लगा कि अगर अभी वो इसको सपोर्ट करेंगे तो बाद में हिंदू मुस्लिम को एक करके एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है। तो सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कोलकाता सेशन में बाकी लीडर्स के सामने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने का प्रपोजल रखा इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत और स्वराज। यार हमको ये नहीं समझ में आ रहा है यार, हो क्या रहा है? कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, मतलब अब क्या था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखते हैं। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? नॉन कॉपरेशन जैसे नाम से ही समझ में आता है कि किसी चीज को कॉपरेट नहीं करना है। तो गांधी जी ऐसा मानते थे, उन्होंने अपनी बुक में भी डिक्लेयर किया था, हिंद स्वराज नाम से उनकी बुक आती थी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया पे रूल कर रहा है वो इसीलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस उनके साथ कॉपरेशन कर रहे हैं। कॉपरेशन कैसे कर रहे हैं कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी ट्रेड करने के लिए, और इंडियंस ने उस कंपनी को सपोर्ट किया, उनसे सामान लेना शुरू किया, उनका उस कंपनी में जॉब करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने आर्मी बनाई तो बहुत सारे इंडियंस उस आर्मी में भर्ती हुए, उस पुलिस में जॉब करना शुरू किया, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया, उनकी सिविल सर्विसेज बहुत सारे इंडियंस ने ज्वाइन की। ब्रिटिश अगर ढंग से हम समझें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो सिर्फ नाम था, उनके हाथ पैर तो इंडियंस ही थे जो उनके लिए जॉब करते थे। तो गांधी जी ये मानते थे सभी इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करने से मना कर दें, उनकी जॉब्स करने से मना कर दें, उनके लिए काम करने से मना कर दें, तो ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर विद इन अ ईयर कोलैप्स हो जाएगा। इसे ऐसे समझ लें जैसे आजकल चाइना के सामान के बाइकआउट की अपील की जाती है बार बार। जैसे दिवाली आती है तो बहुत सारी अपील आती है कि आप चाइना का सामान नहीं लें, चाइना का मांझा यूज नहीं करें ना, इस तरह से। तो अब एक साथ इतनी सारी चीजों का बाइकआउट करना थोड़ा मुश्किल था, तो गांधी जी ने इसे स्टेप वाइज सजेस्ट किया। सबसे पहली स्टेप में उन्होंने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी लोगों को बड़े बड़े टाइटल दिए हुए हैं वो टाइटल वापस कर दें, अवार्ड्स वापस कर दें। फिर जितने भी लोग उनकी सिविल सर्विसेज में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, काउंसिल में हैं, स्कूल्स में जॉब करते हैं, या उनका फॉरेन गुड यूज करते हैं, या उनका सामान यूज करते हैं, वो सभी इस चीज का बाइकआउट कर दें। बाइकआउट मतलब उसको रिफ्यूज कर दें, जैसे चाइना के सामान का बाइकआउट करते हैं। और फिर उन्होंने पिछले वाले सिनेरियो से भी एक सबक लिया और बोला कि अगर अब गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेशन यूज करती है या गवर्नमेंट वायलेंस यूज करती है तो पूरे इंडिया के अंदर एक सिविल डिसोबियंस कैंपेन शुरू किया जाएगा अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि
इतने सारे लोगों को ये समझाना कि वो ब्रिटिश के सामान का बायकॉट करें, उनकी जॉब्स छोड़ दें, ये थोड़ा मुश्किल काम था। और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ही थे जो कि इलेक्शन लड़ने वाले थे, तो अब उनको ये बोलना कि तुम इलेक्शन मत लड़ो, थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, कोई अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहता है। सिमिलरली कोई अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ना चाहता है। दूसरा, लोगों के मन में डर था कि ऐसा करने से कहीं जलियांवाले बाग की तरह कोई दूसरा वायलेंस नहीं हो जाए। तो इस तरह से सितंबर से लेकर के दिसंबर मंथ के बीच में बहुत सारी डिबेट्स चली सपोर्टर और अपोनेंट्स के बीच में। बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए गए, बहुत सारे इशू रिजॉल्व किए गए। तो फाइनली दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में इस नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। और ध्यान रखना कि प्रपोजल रखा गया था सितंबर 1920 कोलकाता सेशन में, और इसको एक्सेप्ट किया गया दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में। तो अब इस मोमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनके क्या नोटेशंस थे, क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्या इम्पैक्ट रहा इसका, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। अरे हो गया, अरे बस करो भाई, बस करो। प्रोफेसर साहब, एक सवाल है मेरा। एक गोली इसके अंदर क्या? तू जितनी बार सवाल पूछेगा ना उतनी बार अपन घोड़ा दबाएगा। बोल, पूछना मजा आ रहा है, पूछना, समझ में आना।